तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि किसी लड़की के बेडरूम के नीचे छिपा होता है। और अब ये लड़की उठकर पूरे दिन क्या क्या अपने रूम में करती है, ये सब कुछ लड़का उसके बेड के नीचे से देखना चाहता है। अब ये लड़का कौन है आखिर, और ये इस बेड के नीचे क्या कर रहा है, ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। तो हम जान पाते हैं कि इस लड़के का नाम मिशु होता है और ये लड़का खुद से बहुत ही अकेला रहता है। और इसके साथ साथ इसका स्कूल में भी कोई दोस्त नहीं होता और ना ही इसके घर वालों की इसकी कोई कदर होती है। और इस वजह से मिस्यू को ये बात बहुत ही चुभती है। और जब उसके क्लास के ग्रुप की फोटो खींच रही होती है तो मिस्यू उसमें भी नहीं होता और इस बात से उसके स्कूल टीचर को भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और अब हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस दुनिया में ही मिस्यू का होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता और किसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक दिन हम देखते हैं कि मिस्यू लाइब्रेरी में बैठा हुआ पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन तब तक उसके पीछे बैठी हुई लड़की उसका नाम लेकर उसे बुलाती है। और उसे देखने के बाद मिशु के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि पहली बार इसे किसी ने नाम लेकर बुलाया था, वो भी एक लड़की ने। और हम जान पाते हैं कि इस लड़की का नाम सासाकी है और हम जान पाते हैं कि सासाकी यहाँ पर इसकी बहुत हेल्प करती है। जिसके बाद अब ये दोनों एक जगह पर कॉफ़ी पीने के लिए जाते हैं। अब ये दोनों काफ़ी पी रहे होते हैं, ऐसा देखकर मिशु बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि आज तक उसके साथ किसी ने भी कॉफ़ी नहीं पी थी और आज दिन उसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठकर उसके सामने कॉफ़ी पी रही है। अब उस दिन को लेकर आज पूरे 11 साल हो गए हैं, क्योंकि उस दिन के बाद से मिसू ने सासाकी को कभी नहीं देखा और मिसू 11 साल से सासाकी को ढूंढ रहा होता है। और बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार मिसू को सासाकी का घर दिख जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मिसू सासाकी को छुप कर देखता है, जो कि पहले जैसी नहीं रही। यहाँ पर वो देखता है कि वो बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है और बहुत ज़्यादा उदास रहती है और इसके साथ साथ उसे दूसरे लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर मिसू उसके सामने खड़ा होता है, लेकिन सासाकी बिना उसे पहचाने उसे छोड़कर आगे निकल जाती है, क्योंकि इन दोनों को बिछड़े लगभग 11 साल गुजर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि मिसू एक शॉप खोल लेता है जो कि सासाकी के घर के बिल्कुल सामने होता है और मिसू उस शॉप के ऊपर वाले फ्लोर में रहने लगता है और सासाकी के अपने टाइम की एक बड़ी फोटो फ्रेम अपनी दीवार पर लगा देता है और वहाँ पर वो एक पुतली को एक ड्रेस भी पहनाता है जिसे सासाकी ने 11 साल पहले पहना था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मिसू सासाकी को अपने घर से रोज़ देखता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर मिसू की शादी भी हो चुकी है और उसका हस्बैंड उसे एक रात बहुत ज़्यादा मार रहा होता है और ऐसा देखने के बाद मिसू बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और अगले दिन फिर से मिसू सासाकी को देखने के लिए जाता है और वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि उसका चेहरा बिल्कुल ख़राब हो चुका है, क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसे बहुत ही ज़्यादा मारा है। अब इसके बाद मिसू सासाकी को खुश करने के लिए उसके घर पर एक बड़ा सा गुलदस्ता और नोट उसके दरवाजे पर छोड़कर चला जाता है और उस गुलदस्ते में लिखा होता है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। लेकिन सासाकी उन नोटों को और फूलों को कचरे में डालकर चली जाती है, क्योंकि उसे इन सब चीज़ों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आजकल अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा टॉर्चर सह रही है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन सासाकी उसकी शॉप पर आती है और वहाँ से एक फिश एक्वेरियम खरीदती है। अब इसके बाद मिशु एक्वेरियम को लगाने के लिए उसके घर में जाता है और वहीं पर वो मौका पाकर उसके घर की चाबी चुरा लेता है और उसके साथ साथ उसके लाइटर में वो एक माइक्रोफोन भी लगा देता है ताकि वो उसके घर में हो रही सारी बातों को सुन सके। अब उसी रात को वो सुन पाता है कि सासाकी का पति उसका रेप करता है और मिशु अपने रूम में बैठकर ये सारी बातें सुन रहा होता है। अब ये सारी चीज़ें मिशु को बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। अब कुछ टाइम तक हम देखते हैं कि मिशु उसके घर में छुप छुप कर जाता है, जहाँ पर वो जाकर लाइटर की बैटरी को चेंज कर देता है और सासाकी जिस जगह पर लेटती है वो उसी जगह पर सो जाता है और वहाँ लेटकर वो सासाकी को फील करता है। अब इसके बाद हम देख पाते हैं कि सासाकी उसकी शॉप पर आती है, जिसके बाद वो उसे जूस पिलाता है और इस वक्त मिशु अपने पुराने वक्त को याद कर रहा होता है। अब सासाकी के वहाँ से जाने के बाद वो उसके जूठे कप को किस करता है और वो फिर से डायपर पहनकर उसके रूम में चला जाता है और उसी के बेड के नीचे छिप जाता है और इस वक्त वो बेड के नीचे ये आवाज़ सुनता है कि उसका हस्बैंड उसका रेप कर रहा है और ये सब कुछ मिशु देख और सुन रहा था। लेकिन तब तक एक दिन सासाकी के हस्बैंड को वही नोट मिल जाता है जो कि मिशु ने सासाकी को हमेशा खुश रहने के लिए लिख कर दिया था। अब उसके हस्बैंड को लगता है कि सासाकी का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है, इसीलिए सासाकी का हस्बैंड उसे बहुत ज़्यादा मारता है और इसके साथ साथ उसे ले जाकर वो पानी में भी डुबा देता है, जिसकी वजह से सासाकी बेहोश हो जाती है और फिर उसका हस्बैंड आराम से बेडरूम में जाकर सो जाता है। और अब जब सब कुछ शांत हो जाता है तब मिशु जाकर सासाकी को पानी से बाहर निकालता है और उसके ऊपर कंबल डालकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर सासाकी को लगने लगा था कि उसके घर में कोई है जो कि उसकी परवाह करता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन मिशु सपना देख रहा होता है जिसमें वो सासाकी के साथ सब कुछ कर रहा होता है जो कुछ वो आज तक करना चाहता था। अब यहाँ पर मिशु ने सोच लिया था कि अगर उसके हस्बैंड ने दोबारा से सासाकी को हाथ लगाया तो उसे मार डालेगा, जिसके बाद वो वापस से सासाकी के घर पे जाता है और इस रात वो पहुंचकर देखता है कि सासाकी अपने हस्बैंड से कह रही है कि उसे अपनी मॉम के घर पे जाना है, क्योंकि उसकी मॉम हॉस्पिटल में है। लेकिन उसका हस्बैंड उसे वहाँ जाने से मना कर देता है। लेकिन ऐसा देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सासाकी के हस्बैंड को जाकर एक थप्पड़ मारता है। अब इसकी वजह से उसका हस्बैंड उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा मार भी पड़ती है और अब वो फिर से उसका रेप करने लगता है।
लेकिन ये सब कुछ मिशु देख रहा होता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता और वो वापस अपने घर पर आ जाता है और वो शासाकी को बचा नहीं पाया, इस वजह से बहुत ज़्यादा रोता है। अब वो अगले दिन देखता है कि शासाकी अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भाग रही होती है। तब मिशु उसका पीछा करने लगता है, लेकिन उसके पीछा करने का कोई मतलब नहीं निकलता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर निकल चुकी थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि शासाकी एक होटल में रुक जाती है, लेकिन तब तक वहाँ उसका हस्बैंड भी आ जाता है और उसे वहाँ पर फिर से मारपीट कर उसे अपने घर ले जाने लगता है और यहाँ पर वो उसे जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन बहुत सही वक्त पर वहाँ पर मिशु आकर उसे बेहोश कर देता है। अब अपने हस्बैंड को बेहोश देखकर शासाकी उसका गला दबाने की कोशिश करती है क्योंकि आज तक उसने उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था। लेकिन तब तक मिशु उसका हाथ उसके गले से हटाता है और खुद अपने हाथों से उसके हस्बैंड का गला घोट देता है और वहाँ पर उसे जान से मार डालता है। और वो पुलिस के पास जाकर कन्फेस भी कर लेता है कि उसने एक मर्डर किया है। जिसके बाद अब शासाकी मिशु के घर पर जाकर देखती है कि ये लड़का आखिर था कौन जो कि इसकी इतनी ज़्यादा परवाह करता था। लेकिन अब शासाकी को उसके बचपन की फ़ोटो मिल जाती है जहाँ पर उन्होंने ग्रुप में फ़ोटोज़ क्लिक करवाए थे और तब शासाकी को याद आता है कि ये वही लड़का है जिसके साथ मैंने कॉफ़ी पी थी। और अब इसके बाद शासाकी को इसका नाम भी याद आ जाता है और वो भागकर मिशु के पास जाकर उसका नाम लेकर चिल्लाती है, ये देखकर कि मैं शासाकी को याद हूँ। और ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उसे एक हल्की सी स्माइल देता है और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।